नमस्कार, आप भारत न्यूज़ लाइव देख रहे हैं और आज हम बात करने वाले हैं अपने पड़ोसी देश नेपाल की। हमने देखा नेपाल में किस तरीके से बड़ा आंदोलन हुआ और अभी भी वहाँ आंदोलन चल रहा है। जो सत्ताधारी सरकार थी उसको पीछे हटना पड़ा, मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा और यहाँ तक कि नेपाल से भागना पड़ा। नेपाल के युवाओं ने जो सरकार में मंत्री थे, तमाम मंत्रियों को सड़कों पर ले जाकर दौड़ाया, भ्रष्टाचार के उन पर आरोप लगे थे। और आरोप ये लगे थे कि उन्होंने नेपाल को बर्बाद करने की कोशिश करी। इन तमाम सियासी घटनाओं में और जो आंदोलन जो हुआ उसको जेन ज़ीज़ का आंदोलन करार दिया गया और इन सब घटनाक्रम के बाद सुशीला कार्की को अब अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में वहाँ पे काम करने का मौका मिला नेपाल में। इन तमाम घटनाक्रमों में एक पार्टी जो नेपाल की थी, नेपाल जनता पार्टी, उसकी क्या भूमिका रही इस आंदोलन में जो वहाँ पे युवाओं ने खड़ा करा। और अब आने वाला जो समय है, नेपाल में आम चुनाव नेपाल में होने वाले हैं। जनवरी 5 से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और ये चुनाव शुरू वहाँ पर होंगे 177 सीटों पर। तो इन तमाम बातों पर, इन तमाम मुद्दों पर, नेपाल से जुड़ी राजनीति पर बात करने के लिए हमारे साथ में मौजूद है खेमनाथ आचार्य जी, जो नेपाल जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। सर, नेपाल में आपने देखा बड़ी हिंसा हुई, बहुत आगजनी हुई, बहुत नुकसान हुआ, सरकार बदली, वहाँ पे सुशीला कार्की अब अंतरिम सरकार में वहाँ पे चला रही है। ये जो घटनाक्रम हुआ, इसके पीछे क्या देखते हैं? सिर्फ क्या ये वहाँ के जो युवा हैं उनका असंतोष था या फिर इसके अलावा भी कुछ और था? धन्यवाद महेंद्र जी। सबसे पहले तो आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपके माध्यम से जो नेपाल का जो समस्या है उसको उजागर करने का जो मौका दिया है उसके लिए हृदय से आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। वो जो घटना घटी, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। वास्तव में युवा जो थे 13 साल से लेकर 28 साल के बीच को जो जेन-ज़ी का नाम दिया था, तो वो लोग वास्तव में कुछ 2-3 प्रमुख मांग लेकर सड़क में आए थे। एक तो भ्रष्टाचार था और दूसरा महंगी था और तीसरा जो सरकार ने 26 सोशल मीडिया को प्रतिबंध लगाया था, तो उसको लेकर प्रदर्शन में आए थे, लेकिन वो हिंसा के रूप में परिणत हो गया और घुसपैठ भी हो गया और दूसरे दिन एक नरसंहार के रूप में पूरा देश जल गया। ये बहुत दुखद घटना है और इतिहास इस घटना को कभी भूल नहीं पाएगा। एक बहुत बड़ी दुखी घटना है नेपाल के इतिहास में, क्योंकि ये जनधन का सिर्फ क्षति नहीं हुआ है जी। उसका जो नेपाल का जो हिस्ट्री है, जो दस्तावेज है, वो सारा जलकर ध्वस्त हो गया। इसलिए ये बहुत दुखद का घटना है। तो सर, जिस तरीके से आपने उस माहौल को देखा, आपकी जो पार्टी है नेपाल जनता पार्टी, क्या उसका रिएक्शन रहा इस घटनाक्रम के दौरान जब आगजनी हुई, हिंसा हुई, युवा प्रदर्शन करे? आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किस तरीके से सिचुएशन को कंट्रोल करा या फिर आपके जो युवा कार्यकर्ता है, क्या वो भी लोग भी इसमें शामिल रहे? क्या लगता है? इसमें हम लोगों ने जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना 23 गते नेपाली जो विक्रम संवत है उसमें अंग्रेजी तारीख को देखेंगे तो 8 तारीख था और नेपाली उसमें 23 गते था। तो जब दिन में बच्चे लोगों को गोली लगी, लगभग 22 लोग ढले थे, तो हमने रात को 8 बजे प्रचंड को फोन किया। केपी ओली जो प्रधानमंत्री था उनको फोन नहीं उठ रहा था, तो प्रचंड को हमने फोन किया और हमने कहा कि जैसे भी हो कम से कम अभी वार्ता करके केपी ओली को राजीनामा देकर सुबह होने से पहले कुछ सिचुएशन को डिक्लेयर करना चाहिए और नया सरकार को आह्वान करके आगे बढ़ना चाहिए, तब कुछ सिचुएशन बन सकता है, सकारात्मक वे में जा सकता है। लेकिन दुर्भाग्य हम कहे कि हमारा बात भी नहीं माने, बहुत लोगों ने दबाव दिया, तो केपी ओली ने राजीनामा नहीं दिया। और दूसरे दिन क्या हुआ, जब केपी ओली राजीनामा देने की मनस्थिति में पहुंच गया था, उस समय तक हिंसा भड़क गई थी जी। तो पार्लियामेंट जलने शुरू हो चुका था, तो हिंसा ने ऐसे रूप ले लिया कि ये इसका मैंने शुरू में ही बताया कोई नापन नहीं है। सिंह दरबार जला, राष्ट्रीय सभागृह जला, वो राष्ट्रपति कार्यालय जला, न्यायालय जला, इतना जला कि लोकल में ओड़ा कार्यालय तक जला। तो इसमें हम लोगों ने शुरू में प्रयास किया, बाद में हम लोगों ने
आह्वान भी किया जेन जी को हम लोग आह्वान भी किया, आप लोग का जो इंटरेस्ट था उसके हिसाब से ओली जी ने राजीनामा भी दे दिया है, आप वापस आ जाइए। लेकिन वास्तव में हिंसा भड़क गई और जेन जी के हाथ से वो मोमेंट बाहर निकल गया था। जी और मेरे ख्याल से अब हम अभी देखते हैं तो इसमें विदेशी शक्तियां का घुसपैठ, जी उसमें विदेशी शक्ति, विदेशी ताकत का भी हाथ है और वहाँ जो फायदा लेना चाहते थे जितने भी कोई विधर्मी लोग, उनका भी घुसपैठ हो गया और हिंसक के रूप में परिणत हुआ। हमने बहुत रात से मेहनत किया और प्रयास किया, आह्वान किया, तो अपने तरफ से पूरा का पूरा प्रयास किया। सर, इन दिनों वहाँ की जो है सुशीला कार्की जी, वो अंतरिम सरकार को चला रही है, नेतृत्व नेपाल का उनके पास में है। तो जो उनका काम है 2-2.5 महीने का, क्या वो सिचुएशन को कंट्रोल कर पाई है? अभी भी नेपाल में हिंसा कुछ-कुछ इलाकों में देखने को मिल रही है। मुझे तो नहीं लगता है ये वास्तव में सुशीला कार्की जी जो प्रधानमंत्री बनी थी, वो चुनाव कराने के लिए वो घोषणा कर रही है। चुनाव तो केपी ओली भी करा सकता था ना। जी जितने नरसंहार हुआ, जितने लूटपाट हुआ, आज भी लगभग 800-900 हथियार बाहर है, लगभग 7-8 हजार कैदी बाहर है जो जेल में थे। बिल्कुल। तो इनको अभी तक नियंत्रण में नहीं लिया है, ये कोई एक्शन नहीं है। अभी छानबीन के नाम पर एक आयोग तो बना है, अभी तक रिपोर्ट नहीं आया, 2 महीना से ज्यादा हो गया है, रिपोर्ट नहीं आया है। तो ये क्या कर रहे हैं वास्तव में? ये न्यायाधीश जो है, पूर्व न्यायाधीश है सर्वोच्च अदालत की, वो उसको राजनीति करना ही नहीं चाहिए। वास्तव में राजनीति तो पॉलिटिकल पार्टी के लीडर करना चाहिए जी। तो ये गलत संस्कार का डेवलप हो रहा है नेपाल में। मुझे लगता है कि चुनाव का डेट भी पीछे जाएगा जी और जो सिचुएशन है अभी भी आज ही जी मैं तो कल आया यहाँ दिल्ली, तो आज नेपाल के जो समतल भूभाग है सिमरा, वहाँ हिंसा हो गया। मुझे अभी सुनने को मिल रहा है, मैं अभी न्यूज देखने नहीं पाऊँ, लेकिन रिपोर्ट आ गया है कि वहाँ जो एमाले जो पार्टी है केपी ओली का, वो लोगों का कुछ कार्यक्रम था, वहाँ जेएनजी ने विरोध प्रदर्शन किया और वहाँ एमाले के कार्यकर्ता ने वो जेएनजी जो युवा थे उनको लपेट कर पीट कर भगाया और वहाँ हिंसा हो गई। अभी कर्फ्यू लगा है वहाँ, तो कहाँ शांत है देश? इसलिए ये निकास करने के लिए वास्तव में इनको जल्दी राजीनामा देना चाहिए और सर्वपक्षीय सरकार बनना चाहिए, जिसमें राजनीतिक दल का भी सहभागिता हो, जेएनजी वाले की भी सहभागिता हो और सर्वपक्षीय अन्य समूह को भी सहभागिता होकर एक अंतरिम सरकार बनना चाहिए। वो चुनाव कराए मेरे ख्याल से। सर, ये जो बड़ा घटनाक्रम जो नेपाल में हुआ, सरकार बदली, युवाओं ने प्रदर्शन करा, इसका भारत के साथ जो नेपाल के रिश्ते उसमें कितना असर पड़ा, भारत और नेपाल के रिश्तों पर इस घटना से? नहीं, अभी तो खुलकर ये आ गया कि अमेरिका डायरेक्ट आ गया था यहाँ, लेकिन वहाँ के पब्लिक में तो ऐसा भी है कि भारत ने भी इसमें कुछ रोल किया होगा, ऐसा पब्लिक में आशंका है, लेकिन कोई प्रमाण तो है नहीं। लेकिन अमेरिका डायरेक्ट था, वो प्रमाण प्रशस्त जमीनी स्तर पर आ गया है। तो क्या आपको लगता है जैसे अमेरिका जैसे देशों ने ही आपके नेपाल की स्थिति को खराब करने की कोशिश करी, उन्होंने जो वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज है उन लोगों को भड़काया, युवाओं को भड़काया, क्या ऐसा मानते हैं आप? भड़काने वाले तो भड़काएंगे देखिए, लेकिन भड़कने वाले का कमजोरी है ना। अपना राष्ट्र है, अपना समाज है, अपना देश है और अपना संस्कृति है और अपना धरोहर है। अगर आपने धरोहर को, अपनी संस्कृति को आपको नष्ट करोगे तो दूसरे को दोष लगाने से क्या फायदा जी। तो गलती तो नेपाली जनता और नेपाल के जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है उसको है, जो 30 साल से शासन कर रहे थे, जो बेबीचारी वहां बढ़ गई थी, भ्रष्टाचार बढ़ गया था, सुशासन नहीं था, पब्लिक को डिलीवरी नहीं दे पा रहे थे, जनता को एक भेड़ा बाखरा बोलते हैं हम लोग वहाँ, भेड़ी की तरफ वो बेच रहे थे। तो तब जनता में जो आक्रोश था, युवा में जो आक्रोश था, वो विस्फोट के रूप में बाहर निकल गया। उसको विदेशी शक्तियां गलत दिशा में मोड़ दिया और घुसपैठ हो गया। इसलिए इसका पूरा जिम्मेवार जो भी कांग्रेस, एमाले और माओवादी जो लीड करने वाले दल थे उसके ऊपर जाता है और इनको माफी मांगना चाहिए। माफी मांगकर नहीं होता है, इसको तो अभी भी ये सिर उठाने का प्रयास कर रहे हैं दल, इनको पब्लिक कभी माफ नहीं करेगा और करना भी नहीं चाहिए। सर, हम देख रहे हैं कि जो नेपाल के जो
राजनीतिक रिश्ते हैं और जो नेपाल की आंतरिक स्थितियां काफी समय से खराब थी, एकदम से आंदोलन नहीं हुआ। क्या आपकी जो नेपाल जनता पार्टी है, सरकार के खिलाफ आपने कुछ प्रदर्शन करे बड़े, आपने बताने की कोशिश करी कि सरकार को कि आप ये गलत कर रहे हो, देश के हालात खराब हो सकते हैं, ऐसा कुछ? नहीं, हम ज्ञापन दे रहे, प्रदर्शन कर रहे, छोटी बड़ी जो भी है। अब मुझे लगता है कि 15-20 दिन में हम बड़ा प्रदर्शन करने वाले हैं सुशासन के लिए और संविधान रक्षा के लिए और लोकतंत्र के लिए। वास्तव में नेपाल में लोकतंत्र है ही नहीं। अभी अभी कल रात में मैं जब काठमांडू से सुबह 6:30 का फ्लाइट था, तो निकलते निकलते हमको पता चला कि एक हिंदूवादी लीडर है दुर्गा परसाई करके, वो हिंदू राष्ट्र के लिए आवाज उठा रहा है। उसने अभी 3-4 दिन बाद में उनका प्रदर्शन था, तो घर से ही पकड़ लिया उन्होंने। प्रदर्शन तो बाकी था, उन्होंने न बारूद पड़काया था, न तो ब्लास्ट किया था, कुछ भी नहीं किया था ना। लोकतंत्र अगर है तो उसका विषय रखने का उसका पूरा अधिकार है। क्यों पकड़ लिया भाई घर से? कहाँ लोकतंत्र है? अब लड़ाई नेपाल में लोकतंत्र के लिए होना चाहिए, लेकिन अहिंसात्मक होना चाहिए। जो हिंसा के पक्ष में हम लोग नहीं है, नेपाल कभी हिंसा के पक्ष में नहीं है, लेकिन घुसपैठिया के कारण से और ये फायदा राष्ट्र को कमजोर कराने के जो तत्व है, वो पटक पटक हिंसा के रूप में देश को वो दिशा में लाने का प्रयास कर रहे हैं। वो हम घोर भर्त्सना करते हैं। हम लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे और राष्ट्र को सनातन हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आगे बढ़ेंगे। और ये दुर्गा परसाई को नहीं, आज वो दुर्गा परसाई को नियंत्रण में ले रहे हैं, कल दूसरे को भी ले लेंगे। और ये लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। आवाज रखने का अधिकार सबको है। सर, ये सब घटनाक्रम हो गया। अब चुनाव का समय आने वाला है। आपकी जो नेपाल जनता पार्टी है, उसका क्या विजन और मैनिफेस्टो रहेगा नेपाल के लोगों के लिए? और नेपाल के लोग आपको क्यों चुने? क्या आपके मुद्दे रहेंगे कि नेपाल के लोग आपको चुने, तो आप में क्या खासियत ऐसी होनी चाहिए? हम लोग सबसे पहले तो हम लोग सनातन हिंदू राष्ट्र चाहते हैं। दूसरा, हम लोग सुशासन चाहते हैं। तीसरा, भ्रष्टाचार मुक्त समाज निर्माण करना चाहते हैं। और नेपाल में प्रविधि वितराना चाहते हैं। और अर्थतंत्र नेपाल में कैसे भी अंदर आ जाए, उसमें हम लोग चिंतन कर रहे हैं। हमारा अपना अर्थनीति, अपना शिक्षा का मॉडल, अपना विकास का मॉडल है। और हम रणनीति के आधार पर, योजना के आधार पर हम काम कर रहे हैं। और वास्तव में नेपाल को ये अब सोचना चाहिए, हम लोग विश्व में क्या बेच सकते हैं और विश्व से क्या ले सकते हैं। उसके विषय में अभी तक किसी ने थिंकिंग नहीं किया, सोचा नहीं है। हम लोग इस दिशा में सोच रहे। और धार्मिक टूरिज्म जो है नेपाल का सबसे बड़ा इनकम का स्रोत, आज विश्व में जितने भी हिंदू है और उसको 2.5% अगर नेपाल में वार्षिक, क्योंकि पशुपतिनाथ का देश है, भगवान बुद्ध जन्मा हुआ देश है, सगरमाथा का देश है। अगर ये 3 चीज को अगर देखने के लिए सनातनी और नेपाली भूमि में प्रवेश करेंगे, तो आप समझ नहीं पाएंगे कि कितना टूरिस्ट आ जाएगा। दूसरा, भगवान बुद्ध का जन्मभूमि है और बौद्धिक विश्व से लुम्बिनी को देखने के लिए आएंगे, तो आप सोचिए कि कितना बड़ा वो है। और टूरिज्म सबसे बड़ा इनकम का स्रोत है नेपाल को आर्थिक डेवलप करने के लिए। और नेपाल ऐसा कंट्री है भाई, दुनिया में प्रकृति ने ऐसा दे दिया है, मधेश है, पहाड़ है और हिमाल है। वहीं 32 डिग्री 35 डिग्री तापमान को भी आपको मिलेगा और 27-28 भी मिलेगा और 16-17 भी मिलेगा। तो ऐसा कंट्री जहां विश्व का पर्यावरण वहां है, विश्व का संस्कृति वहां है। छोटा कंट्री है, 3 करोड़ पॉपुलेशन का कंट्री है, लेकिन वहां प्रकृति पूजक से लेकर मूर्ति पूजक का संगम है। वहाँ किराती भी वहाँ है, जैन भी वहाँ है, हिंदू भी वहाँ है, सिख भी वहाँ है, गुण भी वहाँ है, प्रकृति पूजक भी वहाँ है, मूर्ति पूजक भी वहाँ है। और ये जो संस्कृति इतना छोटा उसमें देखने को मिलता है, वो दुनिया में कहीं नहीं मिलता है। इसलिए नेपाल अनुपम है, प्रकृति का देन है, ईश्वर का देन है वो कंट्री। लेकिन ये जो विदेशी या विचारधारा को लेकर काम करने वाले पॉलिटिकल पार्टी है, चाहे कांग्रेस हो चाहे कम्युनिस्ट हो, उन्होंने देश को सर्वनाश किया है। हम इसको ठीक करने के लिए काम करेंगे और समाज को जोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। और हम लोगों ने तो स्लोगन ही दिया है, वहाँ ये नेपाल को एकीकरण करने वाले बड़ा महाराज धीराज पृथ्वीनारायण शाह का एक सपना था कि राष्ट्र को पुनः एकीकरण करके
भौगोलिक रूप में उन्होंने जो एकीकरण किया था, हम भावनात्मक एकीकरण करके राष्ट्र पुनर्निर्माण की दिशा में लगकर नेपाल को परम वैभव में पहुंचाने का काम करेंगे। सर, नेपाल के बारे में हम देखते हैं कि 2008 के बाद वहाँ बहुत सारी सरकारें बदली गई है, लगभग 14 सरकारें बदल गई है 2008 के बाद, लगातार सरकारें गिरती रही है, अनस्टेबिलिटी रही है, राजनीतिक अनस्टेबिलिटी रही है। इसके पीछे क्या कारण है? क्या वहाँ की जो राजनेता है वो करप्ट है, या फिर जो लोगों का जो सपोर्ट है राजनेताओं के बीच में नहीं है, असंतोष की भावना है लोगों के अंदर कि वो राजनीति को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? और एक ये भी माना जा रहा है कि लोग वहाँ के चाहते हैं कि लोकतंत्र खत्म हो जाए, राजतंत्र वहाँ आए, राजशाही वहाँ आनी चाहिए। आपको क्या लगता है? ये अस्थिरता के मूल कारण निर्वाचन प्रणाली है जी। जो अभी वहाँ मिश्रित प्रणाली जो है, वो मिश्रित प्रणाली क्या है कि 277 जो सीट है उसमें से 165 सीट प्रत्यक्ष निर्वाचित होता है जी। और 110 सीट समानुपातिक होता है। इसमें क्या होता है कि समानुपातिक से किसको थोड़ा सा वोट मिलता है, थोड़ा सा मिलता है, थोड़ा सा, एक करके 2-3 पार्टी का बहुमत नहीं होता है, सब मिक्स हो जाता है। तो इसके कारण से कोई पार्टी ने अभी तक बहुमत नहीं लिया है और इसको अगर ठीक करना है तो सबसे पहले तो क्या है कि निर्वाचन प्रणाली को संशोधन करना पड़ेगा। ये मिश्रित प्रणाली को खारिज करके प्रत्यक्ष प्रणाली लागू करना पड़ेगा और सीट संख्या भी घटाना पड़ेगा। अभी जो 277 है ना, इसको मेरे ख्याल से तो 106 पहुंचाना पड़ेगा। संविधान को संशोधन करके 106 सीट निर्धारण करना पड़ेगा और प्रत्यक्ष प्रणाली करना पड़ेगा। और 106 में अगर कोई एक पार्टी आपको 155 वोट ले आएगा, सीट ले आएगा, तो सरकार बनाएगा बहुमत के आधार पर। ये निकास एक है, ये है। दूसरा क्या है कि ये राजनीति दल जो है ना, देश को अगर निकास देने का काम करते थे तो किसी एक पार्टी को बहुमत पहुंचता था। इन्होंने जनता को डिलीवरी नहीं दिया, सारा भ्रष्टाचार किया, इन्होंने इतना हद तक गिराया कि दूसरे देश के नागरिक को अपने देश का नागरिक बनाकर, अपने देश के नागरिक को दूसरे देश का नागरिक बनाकर अमेरिका भेजने का काम किया। मतलब पब्लिक को बेचने का काम किया इस राज्य ने। तो ये इतना भ्रष्टाचार में डूबा हुआ, करप्शन में डूबा हुआ सरकार है। इसको वास्तव में इनके कारण से आज जनता भोग रही है। सर, आपकी पार्टी के बारे में बात करते हैं, नेपाल जनता पार्टी। तो आपके बारे में कहा जाता है कि आप बीजेपी की आइडियोलॉजी को मानते हैं, और जैसे आपका चुनाव चिन्ह भी कमल है, आपके स्लोगन भी बीजेपी से मिलते जुलते हैं, और ये माना जाता है कि आरएसएस आइडियोलॉजी पर आपकी पार्टी चलती है। क्या जो आरएसएस की आइडियोलॉजी है, बीजेपी आइडियोलॉजी है, क्या वो नेपाल के कल्चर को सूट करती है? क्या कहेंगे? हाँ, ऐसा है कि बीजेपी और आरएसएस का जो आपने जो आइडियोलॉजी बताया, वास्तव में सनातन का आइडियोलॉजी है। वो जो सनातन है हिमालय से शुरू होता है। वेद को लिपिबद्ध जिन ऋषियों ने किया था, वेद व्यास ने, वो लगभग 26-27 वेद व्यास हुए हैं धरती में। तो बहुत वेद व्यास का जन्म नेपाल में हुआ है। तो हाँ, सनातन का जो स्वरूप है और पॉलिटिकल स्वरूप है, वो वही एकात्म मानव दर्शन सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। वो वास्तव में नेपाल का मूल संस्कृति है। हाँ, बीजेपी और आरएसएस ने, बीजेपी ने ये विचारधारा को पहले लेकर काम शुरू किया है, लगभग 52 से शुरू हो गया। तो अभी 48 और इधर 25-26 जाएंगे तो लगभग 77 या 80 साल लगभग हो गए। तो हम लोगों ने अभी शुरू किया है, वो अलग विषय है। लेकिन ये विचारधारा साझा विचारधारा है, जो सनातनी विचारधारा है, जो विश्व में रहने वाले जितने भी सनातनी नहीं, ये मानव हित के लिए निर्माण हुआ विचारधारा है, जो मानवता को विभाजन नहीं करता है और मानवता से ऊपर उठकर समग्र सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, जो वसुधैव कुटुम्बकम, विश्व को एक परिवार मानने वाला ये दर्शन, जो चराचर को विभाजित नहीं करता है, समन्वय पर विश्वास करता है, समरसता पर चलता है, वो विचारधारा सभी मनुष्य के लिए, संसार में जितने भी मनुष्य उनके लिए, सिर्फ नेपाल और भारत के लिए नहीं, विश्व के लिए, संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए, पर्यावरण के लिए भी वही विचारधारा चाहिए और संपूर्ण जगत को ठीक करने के लिए वही वैकल्पिक विचारधारा है।
सर नेपाल के बारे में बात करते हैं तो वहाँ कम्युनिस्ट विचारधारा का विस्तार हुआ है। कम्युनिस्ट विचार की जो पार्टियां वो सत्ता में रही है, तो उन पार्टियों से आपकी लड़ाई कितनी बड़ी होने वाली है? कम्युनिस्टों ने तो नेपाल को सर्वनाश किया है। वास्तव में नेपाल का जो संस्कृति था, वो जो परंपरा था, इतना वैदिक परंपरा था, इतना समन्वयकारी परंपरा था। आप अगर कहीं किसी के घर में आज से 35 साल पहले अगर जाते थे गांव में, तो 35-40 साल पहले आप पानी किसी से मांगकर पीने के लिए आग्रह करते थे तो आपको दूध मिलता था। जी। इतना प्रेम था। अतिथि देवो भव का हम कंसेप्ट बोलते हैं ना, वहाँ वास्तव में रियल में वो कंसेप्ट था। आप कहीं जाइए, पहाड़ में कहीं जाइए, गांव में दूर दराज में जाइए, तो कहीं होटल का वो कंसेप्ट ही था नहीं। जी। तो सबके घर में आपको स्वागत होता था। वो जो कल्चर था, समरसता था, प्रेम था, वो तो कम्युनिस्टों के कारण से और ईसाई मिशनरियों के कारण से सब ध्वस्त हो गया। माओवाद के कारण से जो 10 वर्ष जनयुद्ध हो गया ना, उसमें से जो परंपरा था, वो आत्मीयता था, वो ध्वस्त हो गया उस समय से। तो आज देखेंगे तो आज आप जाकर पानी मांगेंगे तो ढोका लगाने की कंडीशन आ गया है, क्योंकि इन लोगों ने संस्कृति को नष्ट किया। दूसरा क्या है कि कम्युनिस्ट विचारधारा ने नेपाली समाज को विभाजित किया है, जोड़ा नहीं है इन्होंने। जाति के नाम पर, परिवार के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, वर्ग के नाम पर आप भिड़ाया। और जो नेपाल का मूल आइडेंटिटी है, और ये मूल आइडेंटिटी जो नेपाली आइडेंटिटी है, जो सनातनी आइडेंटिटी, उसको कमजोर करके टुकड़ा टुकड़ा में, जैसे नेपाली नहीं बोलते, वो मधेसी बोलते, कोई पहाड़ी बोलते, कोई पूर्वेली बोलते, कोई पश्चिमेली बोलते, कोई जाति के आधार पर। ये जो वास्तव में फुटा हुआ राजनीति करा, ये जो ब्रिटिश का पॉलिसी भी वही था और कम्युनिस्टों का भी वही हो गया। इसलिए इसको ठीक करने के लिए भी हम काम शुरू कर रहे हैं। आप शुरू में एक प्रश्न बोल रहे थे कि राजशाही के पक्ष में पब्लिक है। वास्तव में सक्रिय राजसंस्था के पक्ष में जनता नहीं है वहाँ। लोकतंत्र ही विकल्प है, प्रजातंत्र ही विकल्प है, लेकिन राजसंस्था जो है, अभी राष्ट्रपति के स्थान पर राजसंस्था अगर आएगा तो अभी सोचने का विषय आ गया है। राजसंस्था अगर गार्जियन के रूप में भूमिका खेलेगी, समन्वयकारी भूमिका खेलेगी, तो राजसंस्था को कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा। हम लोग भी उसी दिशा में सोच रहे हैं और काम कर रहे हैं, क्योंकि कल का समय नहीं रहा। अब राष्ट्र को बचाना है तो ये शक्तियां जो है, क्योंकि राजशाही के कारण से ही नेपाल का पूर्ण एकीकरण हुआ था। जो 300 वर्ष पहले पृथ्वीनारायण शाह के अगुवाई में नेपाल नाम जो है, नहीं तो 22-24 राज्य था, 22 से 24 राज्य थे पूर्व में, पश्चिम में करके, उसको पूरा बड़ा महाराज धीराज पृथ्वीनारायण शाह के नेतृत्व में वो एकीकरण हुआ था। तो राजशाही का बहुत बड़ा योगदान है नेपाल में, और अब अगर देश को ठीक करना है तो कहीं ना कहीं राजशाही को भी स्थान देना पड़ेगा और डेमोक्रेसी को आधार मानकर आगे बढ़ना चाहिए और पार्लियामेंट्री सिस्टम से ही आगे बढ़ना चाहिए। दूसरा कोई विकल्प नहीं है। और तानाशाह का तो कल्पना भी हम नहीं कर पाएंगे, नहीं कर सकते। सर, आपकी जो पार्टी है नेपाल जनता पार्टी, 2004 में इसकी स्थापना हुई। 2004 से अब तक लंबा सफर, लगभग 15 साल हो गए हैं। आपकी पार्टी उतने मुकाम पे नहीं पहुंच पाई जितने मुकाम पर उसे पहुंचना चाहिए था। कुछ स्थानीय सीटों पर आप जरूर जीते। वहीं बात करते हैं बीजेपी की, 2014 के बाद लगातार भारत में केंद्र सरकार में वो रही, कई सारे राज्यों में सरकारें बीजेपी के। आपकी आइडियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट आपने बीजेपी से लिए, लेकिन क्या कुछ कमी रह गई कि आप नेपाल की जनता में वो चीजें डिलीवर नहीं कर पाए, जिसकी वजह से लोग आप पे ज्यादा विश्वास नहीं जता पाए? क्या कारण रहे? इसमें 2-3 कारण है। एक कारण तो क्या है कि ये नेपाल जनता पार्टी जो है, जिस विचारधारा को लेकर काम करने वाली पार्टी है, इन्होंने अपने स्तर पर बहुत संघर्ष किया। उसका प्रमाण क्या है कि जिस समय हम लोगों ने ये विचारधारा सनातन हिंदू राष्ट्र के विचारधारा को लेकर काम शुरू किया, उस समय सेकुलर विचारधारा का इतना प्रभाव था कि आप हिंदुत्व के बात समाज में जाकर नहीं कर सकते थे। हमने काम करते 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 भले ही हमारा सीट नहीं आया, लेकिन समाज को इतना जागरूक कर दिया कि अब आप जाइए, आप जितने भी सेकुलर पार्टी है, आज कांग्रेस को तो छोड़िए, प्रचंड भी हिंदू का बात करने लगा है। और प्रचंड, आपने देखा ना उज्जैन में जब प्रधानमंत्री था प्रचंड, तो यहाँ आया था तो रामनवमी हो रहा था। इसका असर क्या है कि हमारा विचारधारा का विजय हो गया, भले ही हमारा सीट नहीं।
तो उस समय हमने शुरू किया था जहां हिंदुत्व का कोई स्थान नहीं था, हिंदू राष्ट्र बोलेंगे तो आपको मार मार कर खेद रहे थे ये सेकुलरवादी लोग। आज वो बाध्य हो गए कि अगर हिंदू राष्ट्र का विषय नहीं उठाएंगे तो चुनाव हार जाएंगे, एक कंडीशन हो गया, एक कारण हम ये सफलता में पहुंच गए। दूसरा कि हम लोगों ने जिस जिस एजेंडा को खड़ा किया है वो एजेंडा आज सब पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा बन गई जी। और हम वास्तव में, हाँ ठीक है कि संगठनिक रूप से इतना मजबूत नहीं हुआ, लेकिन वैचारिक रूप से हम अब संगठित हो गए और हम अब सांगठनिक दृष्टि से भी मजबूत होने वाले हैं और काम कर रहे और आगे बढ़ेंगे। और आने वाले जो इलेक्शन है, मेरे ख्याल से तो इलेक्शन तो पीछे जाएगा, लेकिन जब इलेक्शन होगा उसमें पार्टी अपना प्रदर्शन बलिया बनाएगा और मजबूत करेगी और मेरे ख्याल से संसद में भी हम लोग जाएंगे और स्थानीय चुनाव में भी और प्रदेश में भी जाएंगे, तो इस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। सर एक सवाल और जो मेरा था वो था कि नेपाल को हम देखते हैं हिंदू राष्ट्र के रूप में उसको जाना जाता है, लेकिन हमने देखा वहां पे हिंदुओं का बड़े पैमाने पर कन्वर्जन हुआ है, ईसाई बने हैं, मुस्लिम बने हैं। तो क्या ये सोची समझी षड्यंत्र के साथ हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है और कन्वर्जन को रोकने में वहां की सरकारें नाकामयाब रही है? आप अगर सरकार में आती है आपकी पार्टी, तो कन्वर्जन के खिलाफ क्या पॉलिसी आपकी रहने वाली है? नहीं, सबसे पहले तो क्या है कि ये जो धर्मांतरण का जो आपने विषय कहा कि ये तो सरकार के संरक्षण में ही होता है। जो सेकुलरवादी सरकार है, जो सेकुलरवादी पार्टी है, उनके संरक्षण में ये सारा काम होता है। पहाड़ में INGO के माध्यम से जो कन्वर्जन और जो होता है, और मधेश में धर्मांतरण ज्यादा नहीं है, वो तो जमीनी स्तर पर मुसलमान का जो जमीन कब्जा करके जनसंख्या वृद्धि के कारण से उनका प्रभाव हो गया, वो दूसरा कारण है। और तीसरा कारण क्या है कि वास्तव में आज से बहुत पहले 62-63 के मूवमेंट के बाद में वहाँ अंतरिम जो सरकार बनी थी गिरिजा बाबू के नेतृत्व में, उन्होंने जो सिटीजनशिप जिस नागरिक को नहीं मिला था उसको सिटीजनशिप देने के बहाने में 40 लाख लोगों को उस समय से नागरिकता बांटने का काम किया, सिटीजनशिप। उसमें 10% सिर्फ नेपाली को मिला और जो 90% नागरिकता विदेशी लोगों को इन्होंने दिया। विदेशी में भी उसमें 90% मुस्लिम को दे दिया था। तो हम तो ये चाहते हैं कि वास्तव में जो अंगीकृत नागरिकता दिए थे उसको खारिज करना चाहिए मेरे ख्याल से। तो इस हिसाब से और हम लोग चाहते हैं कि वास्तव में नेपाल फिर हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए और ये जो सेकुलरवादी शक्तियां हैं इनको परास्त करना चाहिए। और जनता जागृत भी हो चुकी है अब नेतृत्व की खोजी में। हम प्रयास कर रहे हैं कि वो नेतृत्व हम कर पाए और एक छारी के रूप में, कल्प वृक्ष के रूप में हम खड़ा हो पाए और समग्र समाज को चिंतित करते हुए, समाज को समरसता के रास्ते पर आगे बढ़ाते हुए राष्ट्र को कैसे समृद्धि बनाए उसमें हम लोग काम करेंगे और पब्लिक को डिलीवरी दिया जाए। और आज आपको चकित होगा कि नेपाल में लगभग दैनिक 7,000 से 10,000 युवा लोग विदेश जाते हैं तो उसको रोकना चाहिए। जहाँ युवा नहीं है वो तो विकास का कभी कल्पना नहीं कर पाए। दुनिया बना रहा है नेपाल के श्रमजीवी, दुबई बना रहे, कतार बना रहे, लेकिन वो नेपाल आज खाली हो रहा है, गांव खाली हो रहा है। पहाड़ में जाइए नेपाल में पूरा घर खाली है, चाबी लगा हुआ है। अगर कहीं घर में है तो बूढ़े लोग हैं, 60-70 साल के वृद्ध है, उसको पानी पिलाने वाले लोग नहीं है। और आप शादी करेंगे तो 15 दिन में बीवी को छोड़कर जा रहे और 3 साल में आ पाएंगे कि 4 साल में आ पाएंगे पता नहीं है। बच्चा वहां जन्मेगा, बच्चा का फेस देखने के लिए 5 साल को इंतजार करना पड़ेगा, कोई 10 साल इंतजार करना पड़ेगा। वो पीड़ा जो है इसको अंत्य करना चाहिए। और ये पॉलिटिकल पार्टी ने नेपाल को तो डंपिंग साइट बना लिया। वो तो विदेश में शिफ्ट हो रहा है, बेटा बेटी को अमेरिका पढ़ा रहा है, इंग्लैंड में पढ़ा रहा है। तो वो धीरे धीरे यहाँ का जमीन बेचकर यहाँ का पूंजी वहां लाकर वो सेटिंग कर रहे हो। लेकिन वहाँ जो गरीब है, वहाँ जो नेपाली है वो मर रहा है। इसको ठीक करना है और इसको पब्लिक को मूल धार में लेकर आना है और समग्र संस्कृति को जोड़कर एक मजबूत राष्ट्र बनाना है। सर तमाम नेपाल से जुड़े तमाम मुद्दों से आपसे बात हुई। जो मौजूदा सरकार है, केंद्र की मोदी सरकार है और नेपाल
के जो रिश्ते रहे भारत की सरकार के साथ, उसमें आप कितना देखते हैं कि किस तरीके से भारत ने नेपाल को सपोर्ट करा, जो सामरिक रिश्ते होने चाहिए? क्योंकि नेपाल से हमें हमें हमारे रिश्ते बिल्कुल साधारण रहे, ओपन बॉर्डर रहा है, आने-जाने की बिल्कुल छूट रही है। उन जो रिश्तों में सरकार जब आई है केंद्र में मोदी जी की सरकार, उसमें कितनी तब्दीली हुई, रिश्ते कितने सुधरे हैं वैश्विक स्तर पर, क्या कहेंगे आप? वास्तव में नेपाल का और भारत का जो रिलेशन है, एक तो ऐतिहासिक रिश्ता है, दूसरा सांस्कृतिक रिश्ता है, प्राकृतिक भी रिश्ता है। जैसे प्राकृतिक बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे लोग, लेकिन बंगाल के खाड़ी से जो बहने वाले हवा है वो हिमालय में टच करके वहाँ बरसात होती है। वो बरसात से निकलने वाले पानी जो नदी के रूप में आकर यहाँ के जो समतल भूभाग है वो सिंचाई करती है। और नेपाल का पानी हर एक भारतीय नागरिक के नस नस में पानी बगती है। वो प्राकृतिक रिलेशन है और पारिवारिक रिलेशन तो है ही, और वो रोटी बेटी का संबंध तो है ही। आपने खुला सीमा का बात कहा, वो तो ऐसा रिश्ता है कि सीमा ऐसा है कि इधर आपका घर है, इधर मेरा घर है, बीच में जो 10 गजा बोलते हैं ना हम लोग, वहाँ कोई तार बारा नहीं है। वो क्रिकेट मैदान जैसा आंगन है, तो उधर रोटी पाकती है, इधर दाल बनता है, तो एक कचौरा दाल उधर जाता है, इधर से 2 रोटी इधर आता है। वो प्रेम है। लेकिन कहीं पब्लिक और जन स्तर पर ऐसा प्रेम है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकारी स्तर पर और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट का जो रिलेशन, खराब रिलेशन के कारण से, पॉलिसी के कारण से पब्लिक को कभी वो भी दिक्कत भी भोगने को मिलता है। इसका कारण क्या है कि कहीं ना कहीं असमझदारी, कहीं ना कहीं असंतोष क्या है कि वास्तव में 2 अलग अलग विचारधारा के लोग सत्ता में है। तो अगर एक विचारधारा के लोग सत्ता में रहेंगे तो ये जो पब्लिक का भावना है, इसको अगर समझ पाएंगे तो जो समस्या है, छोटी मोटी समस्या है, जैसे किचन में भाड़ा रखेंगे तो बर्तन रखेंगे तो थोड़ा बचता है ना, तो इतना प्रेम है उसमें, कभी खटास तो आती है। अगर इसको ठीक करना है तो एक ही विचारधारा के सरकार पावर में होना चाहिए। इसलिए हम लोग काम कर रहे हैं। अगर हम पावर में जाएंगे तो मेरे ख्याल से 3 महीना से 6-7 महीना के अंदर अंदर जो गिला सूखा है वो सॉल्व हो जाएगा और नेपाल और भारत का रिश्ता और प्रगाढ़ हो जाएगा और नया दिशा में काम शुरू होगा। सर, आप दिल्ली में आए हुए हो, हम देख रहे हैं कि आप देश के बड़े लोगों से मिल रहे हो, संघ के लोगों से मिल रहे हो। आने वाले समय में चुनाव है नेपाल में, बीजेपी के लोगों से आप मिल रहे हो, आरएसएस के लोगों से आप मिल रहे हो, क्या वो लोग आपकी मदद करेंगे जो आम चुनाव नेपाल में होने वाले, किसी तरीके से आपको आइडियोलॉजिकली सपोर्ट करें या फिर दूसरे तरीके से कोई आपकी मदद हो? नहीं, हम तो सहयोग के अपेक्षा से आए ही नहीं है। हम तो भाईचारा के कारण से, और हमारा अपना, मैंने कहा ना, हम बहुत कारण से संबंधित है, तो मिलने के लिए आए। जैसे छिमेकी से छिमेक में मिलने के लिए जो आते वो हाल खबर, कैसा दुख सुख, ऐसा सारा विषय पूछने के लिए, हाल खबर ऐसे मिलने के लिए आ गए। और नेपाल को तो आपने बल पर खड़ा होना चाहिए, आपने स्रोत पर चुनाव लड़ने चाहिए, और किसी भी दूसरे से अपेक्षा करके अपना निकास नहीं होगा। इसलिए जो अफवाह है कि लोग बोलते हैं कि ये भारत गया, चाइना गया, अमेरिका गया, कुछ लेकर आएगा या वो करेगा, हम इस दिशा में नहीं है। हम प्रेम के माध्यम से आ गए, भाईचारा के कारण से आ गए, मिलने के लिए आ गए, दुख सुख पूछने के लिए आ गए। वो लोग भी आते, हम स्वागत करते। अतिथि देवो भव का हमारा संस्कार है, संस्कृति। और कोई आर्थिक दृष्टिकोण से हम आए भी नहीं, बाद में भी नहीं आएंगे, और वो अलग विषय है। हम अपना घर आप खुद खड़ा करेंगे, अपना पैर पर खुद खड़ा हो जाएंगे, तब एक स्वतंत्र राष्ट्र, स्वाभिमानी राष्ट्र का अस्तित्व रहेगा। और ये जो आपने भी पूछा और दूसरे लोग भी पूछते, ये जो गलत अफवाह है, क्योंकि अपना विचार को डेवलप करना है तो दूसरे से प्रेम का अपेक्षा हो सकता है, सद्भाव का अपेक्षा हो सकता है, लेकिन आर्थिक का अपेक्षा हमको नहीं है। सर, हमने देखा अलग अलग देशों में ऑपोजिशन के जो लीडर रहे हैं, चाहे किसी भी पार्टी के हो, ऑपोजिशन के लीडर्स को दबाया जाता है, उनको जेल तक में डाला जाता है अगर वो सरकार के अगेंस्ट बोलते हैं। क्या आपके साथ में, आपकी पार्टी के साथ में, जो आपकी पार्टी के कार्यकर्ता है नेपाल में, क्या उनको उस तरीके से ट्रीट करा जा रहा है, या उनको स्वतंत्रता है, वो सरकार के खिलाफ कुछ भी बोल सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं, कहीं भी प्रदर्शन कर सकते हैं, क्या कहेंगे? हमारे कार्यकर्ता को सिर्फ नहीं,
ये जो हिंदू आइडियोलॉजी को, हिंदू दर्शन को और भ्रष्टाचार महंगी को और समाज समरसता के दिशा में काम करने वाले को, राष्ट्र समृद्धि होना चाहिए ये बोलने वाले को, भ्रष्टाचार मुक्त समाज निर्माण करके आगे बढ़ना चाहिए वो इशू उठाने वाले को, राष्ट्र के हित में काम करने वाले लोगों को राज्य दबा रहा है। जी तो ये सिर्फ हमको नहीं, जी तो अभी अभी भी एक जो हिंदूवादी मैंने शुरू में कहा था वो रात के 12 बजे उन्होंने नियंत्रण में ले लिया। क्यों ले लिया भाई? जी लोकतंत्र में वो विचार रखने का अधिकार नहीं होता है क्या? जी इसलिए अभी अब का लड़ाई जो है लोकतंत्र के लिए रहेगा, प्रजातंत्र के लिए रहेगा। वहाँ मौलिक स्वतंत्रता नहीं है, अभी समाप्त हो गया, कुंठित हो गया है और संविधान भी ट्रैक में नहीं है अभी। ये जो सुशीला कार्की प्रधानमंत्री बनी है वास्तव में एक आवश्यकता के सिद्धांत के आधार पर बनी है बोलते हैं लोग, लेकिन ये संवैधानिक रूप से नहीं बनी है। नेपाल के जो अंतरिम वो जो संविधान था 72 में जो जारी हुआ था, बहुत असमझदारी है हमारा हिंदू राष्ट्र का विषय असमझदारी है और बहुत विषय है असमझदारी, लेकिन हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, प्रजातंत्र में विश्वास करते हैं, जनता का अधिकार में विश्वास करते हैं। अगर संविधान में पूर्ण विश्वास करते हैं, अगर वो संविधान को कुंठित करके कोई निकास निकालने का प्रयास करेगा तो वो सफल नहीं होगा और वो ये प्रक्रिया जो हुई है वो गलत हुई है। मेरे ख्याल से अभी कुछ समय के लिए क्यों ना हो संसद पुनः स्थापना फिर होना चाहिए और वहां से कुछ संविधान को संशोधन करके, जैसे संविधान को संशोधन करके राजनीतिक दल और राजनीतिक दल से बाहर के लोगों को भी प्रधानमंत्री के रूप में आगे सारना चाहिए और जो अभी संघीयता जो है वो वास्तव में अभिशाप हो गया है उसको भी खारिज करना, सिरे से खारिज करना चाहिए और हिंदू राष्ट्र, सनातन हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए, सेकुलर कंट्री घोषित करना चाहिए और निर्वाचन प्रणाली को, ये मिश्रित प्रणाली जो है इसको खारिज करके प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली लागू करना चाहिए और नया दिशा में देश को लेकर जाना चाहिए और अंतरिम सरकार बनाकर चुनाव डिक्लेयर करके आगे जाना चाहिए। अब ये सरकार चुनाव नहीं कराएगी, नहीं करा पाएगी। बांग्लादेश में देखिए अभी 1.5-2 साल हो गए ना, 6 महीना में इलेक्शन कराने के लिए घोषित हुआ था, कहाँ गया? और नेपाल भी वो दिशा में जा रही है और इस दिशा को हम रोकेंगे और हम लोग तो मुझे लगता है अब मैं काठमांडू जाने के बाद में कार्यकर्ता लोग काम कर रहे, हमारे नेता लोग काम कर रहे, तो हम लोग सड़क में जाएंगे, अपना आवाज उठाएंगे, जनता के आवाज को लेकर आगे बढ़ेंगे और एक समरसता मूलक समाज निर्माण करने की कल्पना में आगे बढ़ेंगे। सर, अब तक की आपकी जो चुनावी तैयारी है, जो आपका संगठन किस स्तर तक पहुंच गया और जो आम चुनाव होंगे कितने लोगों को आपको लगता है कि पार्लियामेंट में आप पहुंचा पाओगे ताकि वो हिंदुत्व की बात को आगे बढ़ा पाए, जो सनातन का एजेंडा है नेपाल से जुड़ा हुआ उसको आगे बढ़ा पाए? क्या नंबर्स कुछ बता पाएंगे? सांगठनिक रूप से तो हम थोड़ा कमजोर है, लेकिन अब इस बार हम लोग जितने भी सीट संख्या है सभी में हम अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे और प्रयास करेंगे जितना ज्यादा हम जीत पाएंगे तो इतने आगे बढ़ेंगे। लेकिन जो सेकुलरवादी फोर्स है हमको बहुत डिस्टर्ब करेगी क्योंकि विचारधारा के कारण पर वो लोग दबाएगी। जैसे मीडिया के माध्यम से हम बोलेंगे, हमारा जो विचारधारा है वहाँ का जो मीडिया है वो छापता ही नहीं जी। हम अगर 5,000 लोगों का भीड़ अगर लेकर सड़क में जाएंगे तो भी न्यूज नहीं बनता है। अगर बन गया तो लगभग 30 सेकेंड 35 सेकेंड 10 सेकेंड के लिए थोड़ा क्लिप वो दिखाएगा, दूसरे दिन फिर नहीं दिखाएगा। मतलब सेकुलरवादी फोर्स इतना मजबूत है, वो जो नेपाल का जो आइडेंटिटी है, जो मूल शक्ति, उसको नष्ट करने के लिए इतना दबाव से लग गया है, इसका कोई नापन नहीं है। खेमनाथ आचार्य जी, आप नेपाल जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, आपने इतना समय हमें दिया, आपसे बहुत अपेक्षा है नेपाल के लोगों को कि आप वहाँ सरकार में आए, अच्छा प्रदर्शन करें और जो भारत और नेपाल के जो रिश्ते हैं कि दोनों देश सनातनी देश है, नेपाल को वापस हिंदू राष्ट्र का दर्जा फिर मिलना चाहिए। सर, आपको बहुत शुभकामनाएं चुनाव के लिए और आपने हमें समय दिया उसके लिए बहुत धन्यवाद। धन्यवाद महेंद्र जी, आपने भी हमको बुलाया और विषय रखने का मौका दिया, इसको हृदय से बहुत 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 धन्यवाद।